रोहान ने अविस्का के हाथ को अपनी हथेलियों में थाम लिया। उसका हाथ गर्म और कॉन्फिडेंट फील कराने वाला था। मैं इतना अच्छा हूँ या नहीं, ये तो पता नहीं अविस्का, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अब मेरे साथ तुम हो, और जब तक तुम हो मुझे किसी भी अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो मुझे लेकर। अविस्का उसकी बात पर मुस्कुरा दी और शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसे आज तक इतनी इम्पोर्टेंस किसी ने नहीं दी थी जितनी रोहान दे रहा था, और हर कदम पर उसे फील करा रहा था कि वह उसकी लाइफ में कितनी स्पेशल है और उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कुछ देर बाद उसकी कार होटल के पोर्च में आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वे दोनों अपने स्वीट की तरफ बढ़े। होटल के कमरे में दाखिल होते ही अविस्का ने एक लंबी सांस छोड़ी। कमरे की शांति और मध्यम रोशनी ने उसे तुरंत सुकून दिया, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। वह हल्का सा लंगड़ाकर चली। रोहन ने यह नोटिस कर लिया। उसने तुरंत अविस्का का हाथ पकड़ा और उसे रोक दिया। रुको, रोहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए बेहद नरम लहजे में कहा। क्या हुआ? अविस्का ने पूछा। तुम लंगड़ा रही हो, पैर में दर्द है क्या? रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, थोड़ा सा। अविस्का ने झूठ बोलने की कोशिश की। ये हील्स, बट पहले मैं चेंज कर लूंगी। रोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अविस्का को बाहों का सहारा दिया और उसे धीरे धीरे बेड की तरफ ले गया। चुपचाप यहाँ बैठो, उसने अविस्का को बेड के किनारे बैठाते हुए कहा। इससे पहले कि अविस्का को समझ पाती, रोहन उसके सामने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। अविस्का घबरा गई। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? तुम नीचे क्यों बैठे हो? प्लीज उठो, ये अच्छा नहीं लगता। रोहन ने ऊपर देखते हुए उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में एक गहराई थी। अपनी पत्नी की तकलीफ दूर करने के लिए झुकने में कोई शर्म नहीं है अविस्का। रोहन ने धीरे से अविस्का के दाएं पैर को अपने हाथों में लिया। अविस्का का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन ने बड़ी नजाकत से उसकी सैंडल की स्ट्रेप खोली। जैसे ही हील पैर से अलग हुआ, अविस्का के मुंह से एक राहत भरी आह निकल गई। रोहन ने उसकी सैंडल को एक तरफ रखा और उसके पैर को अपनी गोद में रख लिया। उसने अपनी उंगलियों से अविस्का के तलवों को और एड़ी को धीरे धीरे दबाना शुरू किया। रोहन, प्लीज रहने दो, ये मैं कर लूंगी। ये इतना ज्यादा भी दर्द नहीं कर रहा था। अविस्का ने शर्म से लाल होते हुए कहा। वह एक साधारण परिवार से थी। उसने कभी भी ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था कि उसके लिए रायजादा ग्रुप का मालिक उसके पैरों की मसाज करे। ये कल्पना से परे था। शांत, रोहन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम्हें पता है आज तुम इन सैंडलों में कितनी देर खड़ी रही? सिर्फ मेरे लिए, मेरी इमेज के लिए। तुमने ये सब कुछ सहा, इतना बर्दाश्त किया, और अब तुम्हें दर्द हो रहा था, फिर भी तुमने उफ तक नहीं की। अब मुझे अपना फर्ज निभाने दो। रुआन के हाथों की मसाज में भी जैसे जादू था। वह बड़ी आराम से उसके दर्द को खींच रहा था। अब इसका ने बैठ के पीछे टेक लगा ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल में उसे ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट याद रहा, ना ही कोई दुनिया। बस बहती रोहन था और उसका प्यार था। रोहन ने बारी बारी से उसके दोनों पैरों की मसाज की। जब उसने देखा कि अविस्का का चेहरा रिलैक्स हो गया है, उसने धीरे से उसके पैरों को बेड पर रखा और खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। कैसा लग रहा है अब? उसने पूछा। अविस्का ने अपनी आंखें खोली। वह काफी ज्यादा इमोशनल थी। बहुत अच्छा, थैंक यू रोहन। वैसे तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? रोहन अविस्का के करीब खिसका। उसने अविस्का के चेहरे पर आए बालों की एक लट को कान के पीछे किया। माहौल में एक अजीब सा अट्रैक्शन, भारीपन और एक नशा सा था। क्योंकि तुम स्पेशल हो अविस्का, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। अब तुम कपड़े चेंज करो और सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अविस्का उठी, फ्रेश हुई और नाइट ड्रेस पहनकर वापस आई। वह थकी हुई थी, इसलिए बेड पर लेटते ही उसकी आंखें भारी होने लगीं। रोहन ने कमरे की लाइट डिम कर दी और उसकी बगल में लेट गया, लेकिन उसने दूरी बनाए रखी। कुछ ही देर में अविस्का गहरी नींद में चली गई। उसकी सांसों की एक रिदम आवाज कमरे में गूंज रही थी। रोहन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह करवट लेकर अविस्का की तरफ मुड़ा। वह उसे सोता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी सादगी, वो सब कुछ रोहन के दिल में उतरता जा रहा था। आज पार्टी में जब उसने अविस्का को अपनी पत्नी के रूप में पेश किया था,
तब उसे एक अजीब सा सुकून मिला था। उसे एहसास हुआ कि वह पार्टी में भी सबके सामने झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहता था कि सबको पता लगे कि यह सिर्फ एक दिखावा है। वह चाहता था कि अविष्का सच में हक से उसकी पत्नी बने। पूरी दुनिया के सामने वह दोनों एक दूसरे को अपनाएं, जिससे किसी के मन में कोई भी शक या सवाल न रह जाए। रोहन के दिमाग में पहले कुछ दिनों की सारी मेमोरीज किसी रील की तरह चलने लगी। फिर उस पर उनकी मुलाकात, कॉन्ट्रैक्ट का साइन होना, डिम्पल वाला हादसा, अविष्का का उसकी देखभाल करना, और आज का ये दिन, ये कॉन्ट्रैक्ट। रोहन ने अपने मन में सोचा, ये कॉन्ट्रैक्ट अब मेरे गले की फांस बनता जा रहा है। मैं अविष्का को एक लिमिट में रहकर एक डेडलाइन के साथ प्यार नहीं कर सकता। मैं ये सोचकर नहीं जी सकता कि 1 साल बाद वह चली जाएगी। उसने अविष्का के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगली में पहनी हुई अपनी दी हुई अंगूठी को देखा। नहीं, रोहन ने खुद से एक वादा किया। उसकी आंख में एक डिटर्मिनेशन था। मैं इस झूठ को और नहीं जी सकता। मुझे इस रिश्ते को नाम देना होगा। मुझे अब इसका को ये बताना होगा कि अब ये सब मेरे लिए कोई डील नहीं है। वह मेरी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसके बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। रोहन उठकर बैठ गया और बालकनी में गया और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। शहर की रोशनियां नीचे टिमटिमा रही थी, लेकिन रोहन को अपना अगला कदम एकदम साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूंगा, उसने हवा में धीरे से कहा, जैसे खुद अपना मन क्लियर कर रहा हो। मैं इस फेक मैरिज को रियल मैरिज में बदल दूंगा। अब इसका ये डिजर्व करती है कि उसे पूरी दुनिया के सामने पूरे सम्मान और प्यार के साथ अपनाया जाए, ना कि किसी मजबूरी के तहत। रोहन ने फैसला कर लिया था कि वह अविष्का को प्रपोज करेगा, एक असली प्रपोजल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपायरी डेट के। वह उसे बताएगा कि वह उसके लिए क्या मायने रखती है। वह उसके डर को, उसके पिछले धोखे के दर्द को अपने प्यार से मिटा देगा। अपने मन में यह डिसाइड करने के बाद उसने पीछे मुड़कर सोती हुई अविष्का को देखा। तैयार हो जाओ मिसेज अविष्का, रोहन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए मिसेस रोहन रायजादा बनने वाली हो, और मैं तुम्हें ना कहने का कोई मौका नहीं दूंगा। रोहन वापस अंदर आया, लेकिन इस बार उसके कदमों में एक अलग ही एनर्जी थी, एक नई शुरुआत की खुशी और एक्साइटमेंट थी। कमरे के अंदर वापस आकर उसने अपना फोन उठाया और अपनी असिस्टेंट पूनम को एक मैसेज ड्रॉप किया। पूनम, मुझे कल शहर की सबसे बेस्ट ज्वेलरी शॉप से एक एंगेजमेंट रिंग चाहिए, और हाँ, ये काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर होना चाहिए। मैसेज भेजकर रोहन अविष्का की बगल में लेटा, लेकिन इस बार उसने बीच की दूरी मिटा दी। उसने धीरे से अपना हाथ अविष्का की कमर पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। कल एक नया दिन होने वाला था, एक ऐसा दिन जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह सूरज की किरणें होटल के कमरे में खिली, लेकिन रोहन और अविष्का के लिए यह सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। कल रात जो खामोश बातचीत उनके बीच हुई थी, उसने उनके रिश्ते की बुनियाद को मजबूत कर दिया था। रोहन आज नॉर्मल दिनों से ज्यादा बिजी लग रहा था। अविष्का के जागने से पहले ही वह सुबह जल्दी ही कहीं बाहर चला गया था और अविष्का को बस एक नोट छोड़ गया था। आज शाम के लिए तैयार रहना, एक सरप्राइज है। अविष्का पूरे दिन होटल के रूम में ही थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। उसका दिल बार बार कल रात के उस पल पर जा रहा था जब रोहन ने उसके माथे को चूमा था। क्या वह सच में उससे प्यार करने लगा था, या ये सब बस उसकी केयर करने का एक तरीका था? इन्हीं सवालों के बीच कब दोपहर ढल गई, अब इसका को पता भी नहीं चला, और शाम हो गई। शाम के करीब 6 बजे होटल के कमरे की घंटी बजी। अब इसका ने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा मखमली बॉक्स था। मिसेस रायजादा, ये रुआन सर ने आपके लिए भेजा है। डिलीवरी बॉय ने वह बॉक्स अविष्का को थमाया और चला गया। अविष्का ने धड़कते दिल के साथ बॉक्स को बेड पर रखा और धीरे से उसे खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत डार्क मैरून कलर का सिमरी गाउन रखा था। गाउन का कपड़ा इतना मुलायम और चमकदार था कि कमरे की रोशनी में वह किसी लिक्विड गार्नेट की तरह चमक रहा था। उसके साथ एक छोटा सा नोट भी था।
आविष्का ने कांपते हाथों से नोट उठाया। उस पर रोहन की खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था, आज रात हम एक बहुत खास जगह जा रहे हैं। हमें किसी ने इनवाइट किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनो। मैं नीचे लॉबी में नहीं, बल्कि सीधे वेन्यू पर मिलूंगा। ड्राइवर तुम्हें वहीं ले आएगा। तुम्हारा रोहन। आखिरी शब्द पढ़कर अभिष्का के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। उसने उस गाउन को अपने शरीर से लगाकर आईने में देखा। वह सामने देखकर खुद को आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं फील कर रही थी। तैयार होने में उसे लगभग 1.5 घंटा लगा। जब उसने वह गाउन पहना तो वह उसके शरीर पर बिल्कुल दूसरी स्किन की तरह फिट हो गया। गाउन का डीप नेक लाइन और बैकलेस डिजाइन उसे एक बोल्ड और एलिगेंट लुक दे रहा था। उसका रंग अविष्का की गोरी त्वचा पर खिल उठा था। उसने अपने बालों को खुला रखा और बस हल्के कर्ल्स किए थे जो उसके कंधों पर गिर रहे थे। कानों में डायमंड के डैंगलर्स और होठों पर गहरा लाल रंग लगाकर जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ कि ये वही अविष्का है जो कुछ महीने पहले तक अपनी फूटी हुई किस्मत पर रो रही थी। नीचे ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। अविष्का कार में बैठी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि वे शहर के किसी बड़े क्लब या बैंक्वेट हॉल में जा रहे होंगे, लेकिन कार ने होटल के बाहर जाने के बजाय होटल के ही पीछे हिस्से से होते हुए एक प्राइवेट लिफ्ट के पास जाकर ब्रेक लगा दिया। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और सम्मान के साथ कहा, मैम, सर ने आपको टॉप फ्लोर पर बुलाया है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट में। अविष्का थोड़ी हैरान हुई। रूफ टॉप? लेकिन रोहन ने तो कहा था कि हमें कहीं जाना है, किसी ने इनवाइट किया है। ड्राइवर जवाब में कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुरा दिया और लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और अविष्का की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जैसे ही लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुले, अविष्का के सामने जो नजारा था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। पूरा रूफ टॉप अंधेरे में था, सिवाय हजारों छोटी छोटी फेरी लाइट्स के जो तारों की तरह टिमटिमा रही थी। नीचे फर्श पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी जो एक रास्ते की तरह आगे बढ़ रही थी। हवा में गुलाब और चंदन की भीनी भीनी खुशबू थी। सामने शहर की जगमगाती रोशनियां और दूर समुंदर का शोर एक जादुई माहौल बना रहे थे। लेकिन जिस चीज ने अविष्का की नजर को सबसे ज्यादा बांधा वह था उस फूल के रास्ते के अंत में खड़ा एक शख्स। रुआन। वह ठीक उसी की तरह डार्क मैरून कलर के ब्लेजर में खड़ा था जो अविष्का के गाउन के बिल्कुल मैच कर रहा था। ब्लैक ट्राउजर्स और ब्लैक शर्ट के साथ वह ब्लेजर्स उसे बेहद जच रहा था। उसके बाल सेट थे और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे अविष्का ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी मुस्कान जिसमें शरारत नहीं, बल्कि गहरा सुकून और प्यार था। अविष्का ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। उसकी हील्स की आवाज खामोश छत पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वह करीब जा रही थी उसे एहसास हुआ कि वहां कोई और मेहमान नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है। यह पूरी जगह, पूरी सजावट सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के लिए थी। रूहान की नजरें अविष्का पर टिकी थीं। उसने आज तक अविष्का को इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा था। जब अविष्का उसके करीब हुई तो रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अविष्का ने कांपते हुए अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। रोहन, ये सब? अविष्का ने चारों ओर देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में शौक था। तुमने तो कहा था कि हमें किसी ने इनवाइट किया है। रोहन ने उसके हाथ को चूमते हुए कहा। हाँ, इनवाइट किया है ना। मैंने इनवाइट किया है अपनी वाइफ को। क्या तुम्हें यह जगह पसंद नहीं आई? अविष्का की आंखें भर आईं। पसंद? ये ये सब किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा है रोहन। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सपना नहीं, हकीकत है ये। ध्यान से देख लो। इतना कहकर रोहन उसे धीरे से उस जगह ले गया जहाँ एक बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया डाइनिंग टेबल रखा था। ढेर सारी खूबसूरत मोमबत्तियां जल रही थी और पास ही एक म्यूजिक प्लेयर भी रखा हुआ था जिसमें बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक प्ले हो रहा था। लेकिन रोहन, ये सब क्यों? अविष्का ने पूछा। मतलब कोई खास वजह? आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? मुझे पता भी नहीं तुम्हारा बर्थडे कब होता है। रोहन ने अविष्का की आंखों में गहराई से देखा। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और एक बटन दबाया। अचानक अविष्का के चारों ओर लगे कुछ स्क्रीन और लाइट्स ऑन हो गईं। अविष्का ने देखा कि वहां कई सारे कैमरे लगे हुए थे जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे। एक बड़ी स्क्रीन पर
उनकी लाइव तस्वीर दिख रही थी। अब इसका घबरा गई। रोहान, ये कैमरे, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब किसी न्यूज़ चैनल के लिए है? रोहान ने उसके दोनों कंधों को थाम लिया और उसे शांत किया। नहीं अब इसका, ये न्यूज़ के लिए नहीं है। ये मेरे, तुम्हारे और हमारी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आज का ये पल हमेशा के लिए कैद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि बाद में पूरी दुनिया भी ये सब देखे। और सबसे ज़रूरी बात, मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो कि मैं कितना सीरियस हूँ। रोहन ने साइड में रखे रिमोट का एक बटन दबाया और म्यूजिक प्लेयर में बज रहे सॉफ्ट टोन अब एक अलग गाने की टोन में बदल गई। अब वह धुन बज रही थी जो रोहन ने एक बार गुनगुनाई थी जब वे कार में थे। रोहन अविस्का के सामने आया। उसने अविस्का का हाथ अपने दिल पर रखा। अविस्का, रोहन ने अपनी भारी और भावुक आवाज में बोलना शुरू किया। जब हम पहली बार उस क्रूज पर मिले थे तो हम दोनों अपनी अपनी मजबूरियों से भाग रहे थे। मैंने तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और शायद तुमने भी मुझे एक सहारे की तरह। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, शर्तों वाला रिश्ता, दिखावे वाली शादी। अविस्का की आंखों से एक आंसू गिरकर उसके गाल पर लुढ़क गया। वह चुपचाप सुनती रही, लेकिन रुहान ने अपनी बात जारी रखी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह कॉन्ट्रैक्ट मेरे दिल का सबसे कीमती दस्तावेज बन गया। मुझे नहीं पता चला कि कब तुम्हारी बोमी सकड़ू वाली बातें मुझे दुनिया की सबसे मीठी बातें लगने लगीं। मुझे नहीं पता चला कि कब मैं दिखावे के लिए तुम्हारी कमर पर हाथ रखते रखते सच में तुम्हें खोने से डरने लगा। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसका गला भर आया था। वह धीरे से अविस्का के सामने एक घुटने पर बैठ गया। अविस्का ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी सिसकियां अब थम नहीं रही थीं। रोहन ने अपनी जेब से एक मखमली लाल डिब्बी निकाली। उसने उसे खोला। अंदर एक बेहद नायाब हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं थी। ये उसने स्पेशली ऑर्डर देकर अविस्का के लिए ही बनवाई थी, इसलिए ये खास थी। अविस्का, रोहन ने ऊपर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में उम्मीद और प्यार भरे जज्बात थे। मैं इस फेक मैरिज से थक चुका हूँ। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड के टैग से थक चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की कोई एक्सपायरी डेट हो। मैं नहीं चाहता कि 1 साल बाद तुम चली जाओ। उसने अंगूठी को थोड़ा ऊपर उठाया। मैं तुम्हें अपनी हकीकत बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सच में मेरी पत्नी बनो। कागजों पर नहीं, बल्कि दिल से। समाज के डर से नहीं, बल्कि प्यार की वजह से। अब इसका मल्होत्रा, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़कर मेरी रियल वाइफ बनोगी? क्या तुम मुझसे रोहन रायजादा से प्यार के लिए शादी करोगी? पूरा रूफटॉप खामोश था, सिवाय अभिष्का की सिसकियों और म्यूजिक की धीमी धुन के। अभिष्का को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना रिस्पेक्ट और प्यार कभी महसूस नहीं किया था। विराट ने उसे हमेशा यह महसूस कराया था कि वह किसी चीज के लायक नहीं है। लेकिन रोहन, रोहन उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज है। वह रोहन के सामने झुक गई और उसके घुटने के पास बैठ गई। उसने रोहन का चेहरा अपने हाथों में लिया। हाँ, आविष्का ने रोते हुए कहा। हाँ रोहन, हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, असली वाली पत्नी, कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं। रोहन के चेहरे पर जो खुशी आई वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उसने कांपते हाथों से वह अंगूठी अभिष्का की उंगली में पहना दी। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में गई, रोहन ने अभिष्का के हाथ को चूम लिया। रोहन खड़ा हुआ और उसने अभिष्का को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसे हवा में गोल घुमाया। अभिष्का हंस रही थी और रो भी रही थी। ये खुशी के आंसू थे। जैसे ही रोहन ने उसे नीचे उतारा, अभिष्का ने उसे कसकर गले लगा लिया। थैंक यू रोहन, थैंक यू मुझे यह महसूस कराने के लिए कि मैं भी प्यार के लायक हूँ। रोहन ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया, लेकिन अपनी बाहों के घेरे में ही रखा। उसने अभिष्का की आंखों में झांका, जो अब भी नम थी। तुम सिर्फ प्यार के लायक नहीं हो अभिष्का, रोहन ने बहुत ही गहराई से कहा। तुम स्पेशल हो, बहुत स्पेशल। और मैं तुम्हें यही स्पेशल फील कराना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि तुम मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं हो, तुम मेरी ज़रूरत हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन उन दोनों के बीच की नज़दीकियां माहौल को गर्म बना रही थी। रोहन की नज़रें अविस्का के होठों पर गईं। अविस्का ने भी अपनी पलकें झुका ली, उसे मंजूरी देते हुए।
रोहन धीरे से झुका। इस बार कोई दिखावा नहीं था, कोई डिम्पल नहीं थी जिसे जलाना था, कोई मीडिया नहीं था जिसे कुछ साबित करना था। ये सिर्फ उन दोनों का पल था। जैसे रोहन के होंठ अभिष्का के होंठों से मिले, समय जैसे थम गया। बैकिस कोमल थी, लेकिन उसमें एक जुनून था, एक वादा था। अभिष्का ने अपनी उंगलियां रोहन के बालों में उलझा दी और उसे अपने और करीब खींच लिया। रोहन ने उसे अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लिया जैसे वह उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाना चाहता हो। कैमरे ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वे अपनी दुनिया में खोए हुए थे। चांदनी रात, फूलों की खुशबू और दो धड़कते हुए दिल। ये पल एकदम परफेक्ट था। काफी देर बाद जब वे अलग हुए तो दोनों के चेहरे पर एक चमक थी। रोहन ने अपना माथा अभिष्का के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। आई लव यू अभिष्का, रोहन ने फुसफुसाया। ये पहली बार था जब उसने इन शब्दों को इतनी ईमानदारी से कहा था। आई लव यू टू रोहन, अभिष्का ने जवाब दिया और उसके दिल से एक बड़ा बोझ हट गया। उसने आखिरकार अपने डर को पीछे छोड़कर प्यार को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद रोहन उसे उस सजी हुई टेबल पर ले गया। उन्होंने डिनर किया। वही डोसा और छोले भटूरे नहीं, बल्कि एक बहुत ही क्लासी इटालियन डिनर। लेकिन अब इसका के लिए आज वह खाना भी दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना था। ये बातें करते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे को खिलाते रहे। डिनर के बीच में रोहन ने अपना गिलास उठाया और कहा, एक टोस्ट हमारी नई शुरुआत के लिए। अब कोई झूठ नहीं, कोई नाटक नहीं, सिर्फ हम। अभिष्का ने अपना गिलास टकराया। सिर्फ हम। अचानक अभिष्का को कुछ याद आया। उसने शैतानी मुस्कान के साथ पूछा, वैसे मिस्टर रायजादा, ये सब रिकॉर्डिंग, इसका क्या करोगे? रोहन ने शरारत से आंख मारी। यह रिकॉर्डिंग मेरे डैड, तुम्हारी कीर्ति दी, और हाँ, उस विराट और डिम्पल के लिए भी है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि रोहन रायजादा अब अवेलेबल नहीं है और मेरी पत्नी पर नजर डालने वालों को पता चल जाए कि वह किसकी अमानत है। अब इसका हंस पड़ी। तुम पागल हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में, रोहन ने तुरंत जवाब दिया। डिनर के बाद वे रेलिंग के पास खड़े होकर शहर को देखने लगे। रोहन ने पीछे से अभिष्का को अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। अभिष्का ने अपना सिर उसके सीने पर पीछे की ओर टिका दिया। रोहन, अभिष्का ने धीरे से कहा, हाँ, क्या यह सपना है? क्योंकि अगर यह सपना है तो मैं जागना नहीं चाहती। रोहन ने उसके गाल पर एक और किस किया। यह हकीकत है जान, और यह हकीकत तुम्हारे किसी भी सपने से ज्यादा खूबसूरत होगी। ये मेरा वादा है। उस रात तारों के नीचे एक नकली शादी का एंड हुआ और एक नए सच्चे प्यार की शुरुआत हुई। लेकिन वे दोनों भी सब जानते थे कि असली चुनौतियां, रायजादा परिवार, विराट और सोसाइटी, सब अभी भी उनका इंतजार कर रही है। पर आज रात सिर्फ प्यार की थी। सिर्फ उन दोनों की, जहाँ पर उनके बीच कोई नहीं आ सकता था। वो रात उन दोनों के लिए अब एक खूबसूरत याद बन चुकी थी। अगली सुबह जब रोहन और अभिष्का की फ्लाइट मुंबई लैंड हुई तो हवा में एक अलग ही ताजगी थी। अब भी सिर्फ दो अजनबी या कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स नहीं थे जो एक छत के नीचे मजबूरी में रह रहे थे। अब वो दोनों एक रियल कपल थे। अविष्का के हाथ में चमकती हुई वह डायमंड रिंग इस बात का सबूत थी कि उनकी दुनिया बदल चुकी है। एयरपोर्ट से बाहर आते वक्त अविष्का ने नोटिस किया कि लोग उन्हें पहचान रहे थे। कुछ लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे तो कुछ दूर से ही फुसफुसा रहे थे। रोहन, सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अविष्का ने धीरे से पूछा, अपना हाथ रोहन की बाह में डालते हुए। रोहन ने अपना काला चश्मा ठीक किया और मुस्कुराया। मिसेस रायजादा भूल गई, हम पार्टी में गए थे, वहां पर मीडिया थी और मैंने यही बोला था कि हम शादी करने वाले हैं। अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि इंटरनेट सेंसेशन भी हो। आदत डाल लो, अब से लाइमलाइट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अभिष्का का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। रोहन का हाथ थाम कर उसे लगा कि वह किसी भी भीड़ का सामना कर सकती है। रोहन का पेंट हाउस। जैसे ही वे अपने पेंट हाउस, जहाँ वो अब तक रह रहे थे, पहुंचे, दरवाजा खोलते ही उन पर फूलों की बारिश हुई। सरप्राइज! सामने कीर्ति दी खड़ी थी। उनके हाथ में एक आरती की थाली थी और चेहरे पर दुनिया भर की खुशी। उनके पीछे घर का स्टाफ भी खड़ा था, जो मुस्कुरा रहा था। कीर्ति दी, आप यहाँ? अब इसका हैरान और खुश होकर उनसे गले मिली।
कीर्ति ने अविष्का को बाहों में भर लिया। अरे मेरी बहन, अब ऑब्वियसली रायजादा बहू बनने का फैसला कर चुकी है, तो मैं कांग्रेचुलेट करने कैसे नहीं आती। वैसे भी ये सब तुम्हारे एक्स्ट्रा रोमांटिक हस्बैंड ने प्लान किया था। उसने ही मुझे बुलाया था तुम्हारा इस तरह से वेलकम करने के लिए। रुहान ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बस करो कीर्ति दी, अब क्या घर के अंदर भी नहीं आने दोगी। कीर्ति ने हंसते हुए अविष्का की नजर उतारी और उन्हें अंदर ले गई। आओ आओ, तुम्हारे लिए खास लंच भी तैयार करवाया है। डाइनिंग टेबल पर माहौल बहुत ही खुशनुमा था। कीर्ति बार बार अविष्का की अंगूठी देख रही थी और उसे छेड़ रही थी। रोहान भी रिलैक्स लग रहा था, लेकिन अविष्का के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अब आगे क्या। लंच के बाद जब वे लिविंग एरिया में कॉफी पी रहे थे, रोहान थोड़ा सीरियस हो गया। उसने अपना कप टेबल पर रखा और कीर्ति की तरफ देखा। दी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, रोहन ने कहा। कीर्ति ने भी अपनी हंसी रोक दी। हाँ बोलो, सब ठीक है ना। रोहन ने एक गहरी सांस ली और अब इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सब ठीक है दी, बल्कि बहुत अच्छा है। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अब इसका को ऑफिशियली रायजादा मेंशन ले जाऊं और डैड और बाकी परिवार से मिलवाऊं। मैं चाहता हूँ कि अब हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं, पूरे परिवार के साथ। ये सुनते ही अविष्का के हाथ से कॉफी का मग लगभग छटक ही गया। उसने घबराकर रोहन की तरफ देखा। रायजादा मेंशन शिफ्ट होना? पर रोहन, कीर्ति के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गईं। रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि डैड अभी इसके लिए तैयार हैं? तुम्हें पता है ना कि उन्होंने इस शादी को अभी तक दिल से स्वीकार नहीं किया है। उन्हें लगता है कि अविष्का ने पैसों के लिए। वह चुप हो गई। अविष्का को बुरा ना लगे इसलिए। मुझे पता है दी, रोहन ने कॉन्फिडेंस से कहा। डैड को लगता है कि अविष्का गोल्ड डिगर है, लेकिन कल रात मैंने जो किया उसके बाद अब मुझे डैड को भी ये दिखाना है कि ये मेरा फैसला है। मैं अपनी पत्नी को छिपाकर अलग घर में नहीं रख सकता। उसे उसका हक मिलना चाहिए। अविष्का का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका डर रोहन के डैड का गुस्सा नहीं था। उसका डर कुछ और था। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रोहन गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसकी और उसकी फैमिली के बीच में दरार आए। रोहन, अविष्का ने कांपती आवाज में कहा। क्या? क्या ये जरूरी है? मतलब, हम यहाँ खुश है ना? वहां जाने की क्या जल्दी है? रोहन ने अविष्का की ठोड़ी को उंगली से ऊपर उठाया। अभी तुम डर क्यों रही हो? डैड थोड़े सख्त हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन दादी माँ वहाँ है, कुणाल है, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अविष्का ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ तो सोचकर मैं मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे और एकदम से ये सब सोचते हुए वह अपने ही ख्यालों में खो गई। अविष्का, कहाँ खो गई? रोहन की आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। कहीं नहीं, अविष्का ने हकलाते हुए कहा। बस थोड़ा नर्वस हूँ। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, कीर्ति दी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। मेरी अभी तो इतनी प्यारी है, उसे वहां पर सब जरूर पसंद करेंगे। रोहन खड़ा हो गया। तो तय रहा, हम कल सुबह रायजादा मेंशन जा रहे हैं। पैकिंग शुरू कर दो। रोहन किसी कॉल को अटेंड करने बालकनी में चला गया। अब इसका वहीं सोफे पर बैठी रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कीर्ति ने नोटिस कर लिया। वह अविष्का के पास आकर बैठी। अभी क्या बात है? तुम सिर्फ नर्वस नहीं लग रही हो, तुम डरी हुई लग रही हो। क्या कोई बात है जो तुम रोहन को नहीं बता पा रही हो? अविष्का ने कीर्ति दी की आंखों में देखा। उसे लगा कि शायद उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी खुशी का माहौल है, वह इसे खराब नहीं करना चाहती। नहीं दी, अविष्का ने झूठ बोला। बस विराट और उन सब चीजों के बाद मुझे लगा था कि अब शांति मिलेगी, लेकिन नए घर में जाना, नए लोगों का सामना करना, बस यही सोच रही थी। कीर्ति ने उसके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, रोहन तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। यह उसने साबित कर दिया है। बस उस पर भरोसा रखो। शाम का वक्त शाम को अब इसका अपने कमरे में कपड़े पैक कर रही थी। उसका मन भारी था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। अब इसका ने फोन उठाया। हेलो। सामने से एक जानी पहचानी नफरत भरी आवाज आई। बधाई हो मिसेस रायजादा, अब तो इतना बड़ा हाथ मार लिया है तुमने।
मेरा बधाई देना तो बनता ही है। ये विराट था। विस्का का खून खौल उठा। विराट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम्हें क्या लगता है तुम अब भी मुझे डरा सकते हो? मैं तुम्हें नहीं डरा रहा, लेकिन तुम ही डरी हुई लग रही हो। मुझे तो बस तुम्हारी याद आ रही थी डार्लिंग। तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आती क्या? विराट ने जानबूझकर ऐसी बातें की और अविस्का को भी समझ आ रहा था कि वह उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। इसलिए उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती हूँ, और आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। नहीं तो तुम्हें पता है ना रोहन तुम्हारा क्या हाल करेगा अगर मैंने उसे बता दिया तुम्हारे बारे में। अच्छा, तो अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, वो भी अपने दिखावे वाले हस्बैंड का नाम यूज करके। विराट ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो और बाहर में जाओ। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और तभी पीछे से रोहन आया और उसने अविस्का को पीछे से गले लगा लिया। अविस्का के हाथ से फोन छूटकर बिस्तर पर गिर गया। वह एकदम जमसी गई, इसलिए मैं कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाई। और उसे नहीं पता था कि रोहन ऐसे एकदम अचानक से आ जाएगा। पैकिंग हो गई? उसने प्यार से पूछा, उसकी गर्दन पर किस करते हुए। अब इसका सिर उठी, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। वह मुड़ी और रोहन के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। उसे रोहन की धड़कन सुनाई दे रही थी। रोहन, उसने धीरे से कहा, हाँ, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हमारे बीच आए। रोहन ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उसकी आंखों में देखा। अब इसका मैंने कल रात क्या कहा था? अब कोई कांटेक्ट नहीं, कोई शर्त नहीं। तुम मेरी हो और मेरा साथ अब सिर्फ मौत ही छुड़ा सकती है। ये सब सोचना बंद करो। रोहन ने उसके माथे को चूमा। चलो सो जाओ, कल एक बड़ा दिन है, हमें सच में अपने घर जाना है। उसने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा। अब इसका ने फीकी मुस्कान दी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने रोहन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था अगर रोहन ने कुछ डिसाइड कर लिया है तो वह उसकी तो क्या, किसी की भी नहीं सुनेगा। इसलिए अब मेंटली वह खुद को रोहन के असली घर जाने के लिए रेडी कर रही थी, जहाँ पर वह उसकी फैमिली से मिलने वाली थी। अगली सुबह रायजादा मेंशन के गेट पर रोहन की काली मर्सिडीज एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट के ऊपर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रायजादा मेंशन। यह घर नहीं, एक बंगला था। ऊंची दीवारें, बड़ा सा लॉन और बीच में सफेद संगमरमर की इमारत जो शान से खड़ी थी। गार्ड ने गेट खोला और कार अंदर दाखिल हुई। अविष्का की धड़कनें गले तक आ गई थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कार पोर्च में रुकी। रोहन पहले उतरा और उसने आकर अविस्का का दरवाजा खोला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर यू रेडी? रोहन ने पूछा। उसकी आंखों में बड़ी भरोसा था। अविस्का ने एक लंबी सांस ली, अपने मंगलसूत्र को छुआ और रोहन का हाथ थाम लिया। यस, आई एम रेडी, जस्ट ए लिटिल नर्वस, उसने कहा, हालांकि उसका दिल कह रहा था कि भाग जाओ। जैसे ही वे मेन दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग महिला दादी माँ खड़ी थी, जो मुस्कुराहट के साथ बाहें फैलाई थी। लेकिन उनके पीछे सोफे पर एक शख्स बैठा था, जो अखबार पढ़ रहा था। उसने अखबार नीचे किया और अपनी सख्त चश्मे के पीछे छिपी आंखों से अभिष्का को देखा। मिस्टर अधिराज राय ज्यादा। उनकी आंखों में सेंस ऑफ वेलकम नहीं, बल्कि एक जजिंग लुक था। उन्होंने अभिष्का को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, जैसे कोई एक्सरे मशीन हो। तो ड्रामा खत्म करके आखिरकार तुम लोग घर आ ही गए। उनकी भारी आवाज हॉल में गूंजी। अविष्का ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। जंग शुरू हो चुकी थी। रायजादा मेंशन का मुख्य हॉल सन्नाटे में डूबा हुआ था। वह सन्नाटा जो तूफान से पहले होता है। मिस्टर अधिराज रायजादा की भारी और कड़क आवाज। तो ड्रामा खत्म करके आखिरकार तुम लोग घर आ ही गए, हवा में गूंज रही थी। अविष्का का दिल बैठ गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसका यहाँ पर ऐसा वेलकम होगा, इसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। रोहन ने अविष्का के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसे साइलेंट एश्योरेंस देते हुए कि वह अकेली नहीं है। उसने सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। उसकी नज़र में कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। ये ड्रामा नहीं है डैड, रोहन ने शांत लेकिन स्ट्रांग आवाज में कहा। ये मेरी लाइफ है और अब इसका मेरी पत्नी है। मैं उम्मीद करता था कि आप कम से कम अपनी बहू का स्वागत तो करेंगे। अधिराज ने अपने चश्मे के ऊपर से अविष्का को एक बार फिर स्कैन किया।
उनकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक डिसअपॉइंटमेंट थी। बहू, हाँ, जिस शादी की खबर मुझे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया से मिले, उसे मैं शादी नहीं मानता। और रही बात स्वागत की, इससे पहले कि अधिराज अपनी कड़वी बातें पूरी कर पाते, दादी माँ तेजी से आगे आई। उनकी उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और घर में उनका रुतबा आज भी सबसे ऊपर था। बस करो अधिराज। दादी माँ की आवाज में एक आदेश था। बच्चे पहली बार घर आए हैं। अगर तुम अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम चुप तो रह सकते हो। आज मेरे पोते और उसकी पत्नी का गृह प्रवेश है। मैं कोई अपशगुन नहीं चाहती। अधिराज अपनी माँ की बात काट नहीं सकते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपना अखबार मोड़ा और सोफे पर पटक दिया। जो करना है करो, लेकिन यह मत सोचना कि इस तमाशे से मैं खुश हूँ। कहते हुए वह गुस्से में सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाते ही हॉल का माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अविष्का के अंदर का डर कम नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह एक अनचाहे मेहमान की तरह यहाँ खड़ी है। दादी माँ ने अविष्का का चेहरा देखा और समझ गई कि वह डरी हुई है। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आई और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी बातों पर ध्यान मत दे बेटा, दादी माँ ने ममता भरी आवाज में कहा। वह नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त, लेकिन अंदर से, खैर अंदर से भी थोड़ा सख्ती है, लेकिन मैं उसे सीधा कर दूंगी। तुम बस ये बताओ, खुश हो ना? अविष्का की आंखों में आंसू आ गए। जी दादी माँ। तो चलो अब गृह प्रवेश की रस्म पूरी करते हैं। दादी माँ ने इशारा किया। अविष्का की कीर्ति दी, जो पीछे खड़ी थी, आरती की थाली लेकर आगे आई। दादी माँ ने रोहन और अविष्का की आरती उतारी। फिर उन्होंने चावल से भरा कलश दरवाजे की चौखट पर रखा। चल बेटा, कलश को सीधे पैर से गिराकर अंदर आ, और याद रखना, इस घर की खुशियां अब तेरे कदमों से जुड़ी हैं। दादी माँ ने कहा। अविष्का ने एक गहरी सांस ली। दादी माँ ने तो मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली है। क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी? उसने उस ख्याल को झटक दिया और धीरे से अपना दायां पैर उठाया। कलश लुढ़का, चावल बिखर गए, और अब इसका ने कुमकुम से भरी थाली में पैर रखकर राजदा मेंशन के सफेद संगमरमर पर अपने लाल पद चिन्ह छोड़ दिए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक आवाज सीढ़ियों से आई। वाह, फाइनली भाई और भाभी की एंट्री हो ही गई। एक 24-25 साल का लड़का, जो हूबहू रुआन जैसा दिखता था, लेकिन जिसके चेहरे पर ज्यादा शरारत थी, सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे आया। ये कुणाल था, रुआन का छोटा भाई। कुणाल सीधा अबिका के पास आया और हाथ जोड़कर ड्रामेटिक अंदाज में झुक गया। नमस्ते भाभी, मैं हूँ कुणाल, इस घर का सबसे प्यारा और सबसे इग्नोर किया जाने वाला सदस्य। भाई ने तो आपको कभी मिलवाया नहीं। उन्हें डर था कि कहीं आपको मुझसे प्यार ना हो जाए, क्योंकि मैं उससे ज्यादा हैंडसम जो हूँ। अब इसका की हंसी छूट गई। कुणाल की एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि कुछ पलों के लिए वह अपना सारा स्ट्रेस भूल गई। रोहान ने कुणाल के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। ज्यादा उड़ मत और तमीज से बात कर। कुणाल ने जीभ निकाली। देख रही है भाभी, यह हिटलर गिरी अभी भी चालू है। आप कैसे झेलती हैं इन्हें? बस आदत हो गई है, अविष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ यहाँ बैठो। दादी माँ ने उन्हें सोफे पर बिठाया। उन्होंने अपनी कलाई से सोने के मोटे कंगन उतारे और अविष्का का हाथ खींचकर उसे पहना दिए। दादी माँ, ये, अविष्का ने मना करना चाहा। चुप, दादी माँ ने डांटा। ये मेरी सास ने मुझे दिए थे। मैंने सोचा था कि अपनी बहू को दूंगी, लेकिन वो तो मॉडर्न ज्वेलरी पहनती है। ये खानदानी कंगन है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस घर की इज्जत और ये कंगन दोनों संभालना। अब इसका ने भारी मन से उन्हें स्वीकार किया। उसे लग रहा था कि जैसे वह कोई चोर है, जो झूठ बोलकर ये प्यार और रिश्ते बटोर रही है। रूहान का कमरा। थोड़ी देर बाद रूहान अविष्का को लेकर अपने बेडरूम में गया। दरवाजा खुलते ही रूहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कमरा किसी ऑर्डिनरी कमरे जैसा नहीं था। यह अपने आप में एक पूरा अपार्टमेंट था। ग्रे और व्हाइट थीम वाला इंटीरियर, किंग साइज बेड, बड़ी बड़ी खिड़कियां जिनमें पूरा शहर दिखता था, और एक बड़ा सा वॉक इन क्लोजेट। ये तुम्हारा कमरा है? अविष्का ने पूछा। अब ये हमारा कमरा है, रोहन ने उसे सुधारते हुए कहा। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा और अविष्का के पास आया। अविष्का कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और अजीब महसूस कर रही थी। रोहन, डैड, वह बहुत नाराज थे।
मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ आना सही है। उनकी आंखों में मैंने देखा वह मुझे पसंद नहीं करते। रुहान ने अविष्का के कंधे को थाम लिया। अभी मेरी तरफ देखो, डैड को वक्त लगेगा। उन्हें लगता है कि तुम भी उन लड़कियों जैसी हो जो सिर्फ पैसे के लिए शादी करती हो, लेकिन धीरे धीरे वह जान जाएंगे कि तुम क्या हो। और जब तक वह नहीं मानते, तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इस कमरे के अंदर और मेरी जिंदगी में सिर्फ हमारी मर्जी चलती है। रोहन ने अविष्का के माथे पर एक किस किया। अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा सामान सेट कर देता हूँ। डिनर पर सब साथ होंगे, तो तब तक थोड़ा आराम कर लो। अविष्का बाथरूम चली गई, लेकिन रोहन वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई और एक टेंशन ने जगह ले ली। वह जानता था कि उसके डैड इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वह शांत है, इसका मतलब है कि वह कुछ प्लान कर रहे हैं। रात के 9 बजे रायजादा मेंशन का डाइनिंग एरिया। लंबी डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कांटों और चम्मच के प्लेट से टकराने की आवाजें आ रही थीं। टेबल के हेड की कुर्सी पर अधिराज रायजादा बैठे थे। उनकी दाईं तरफ रोहन और रविस्का, और बाईं तरफ दादी माँ और कुणाल। कुणाल ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वैसे भाभी, आप कुकिंग करती हैं? मैंने सुना है भाई को आपके हाथ का। क्या था वह? हाँ, डोसा बहुत पसंद है। आविष्का ने हल्का सा सिर हिलाया। जी, मैं कुकिंग करती हूँ। बहुत बढ़िया, कुणाल ने कहा। हमारे घर का खाना तो इतना बोरिंग होता है कि क्या बताऊं। अब मजा आएगा। तभी अधिराज ने अपना नैपकिन टेबल पर रखा। आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। तो अविष्का, अधिराज ने अपनी गंभीर आवाज में शुरुआत की, बिना अविष्का की तरफ देखे। मैंने सुना है तो मना तो। अविष्का के हाथ में निवाला रुक गया। जी, जी डैड। तुम्हारे माता पिता क्या करते थे? अगला सवाल एक गोली की तरह आया। अविष्का का गला सूख गया। ये वह सवाल था जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी, क्योंकि किसी ने भी उससे ऐसे सवाल नहीं किए थे। और उसे पता था कि हाँ, इतने अमीर घर में उसके पापा का प्रोफेसर बताना जरूर कुछ न कुछ बवाल खड़ा करेगा। वो, मेरे पापा एक छोटा बिजनेस चलाते थे। अविष्का ने हकलाते हुए कहा। कौन सा बिजनेस? और उनका नाम क्या था? अधिराज की नजरें अब अविष्का के चेहरे पर गड़ी थी, जैसे वह उसके झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। कौन ने बीच में इंटरफेयर किया। डैड, हम डिनर कर रहे हैं। क्या इंट्रोगेशन अभी जरूरी है? अधिराज ने रोहन के हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। मैं अपनी बहू के बारे में जानना चाहता हूँ रोहन। क्या यह मेरा हक नहीं है? हाँ, तो अब इसका बताओ। सरनेम मल्होत्रा है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे पिता का नाम? उनका नाम अशोक मल्होत्रा था। अभिष्का ने उनकी बात का जवाब दिया। और माँ? अधिराज ने तुरंत अगला सवाल दागा। वो हाउसवाइफ थी। अभिष्का की आवाज अब फुसफुसाहट बन गई थी। हाँ, अधिराज ने एक घूंट पानी पिया। अजीब बात है, मैंने अपने लोगों से पता करवाया। अशोक मल्होत्रा नाम का कोई बिजनेसमैन पिछले 10 सालों में उस इलाके में नहीं रहा जहाँ तुम रहती थी। तुम कहाँ पली बड़ी हो? टेबल पर सन्नाटा छा गया। अविष्का ने गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया। मेरे पापा का कोई बड़ा बिजनेस नहीं था। वह एक सेठ थे और हमारी अपनी बेकरी थी। मैं उसे आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वह कर्ज में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से मैं उसे आगे चला नहीं पाई। और फिर किसी करीबी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। आखिरी बात उसने विराट को सोचकर बोली, क्योंकि उसने ही उसे धोखा दिया था, और उसकी वजह से ही अविष्का का सेफ बनने का और अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना सपना ही रह गया था। इसलिए वह काफी इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे, जो कि रोहन को एकदम साफ नजर आ रहे थे। अच्छा, तो एक मामूली खाना बनाने वाले की बेटी हो? तुम इसलिए कुछ नहीं बता रही थी? तुम्हें भी तो शर्म आती होगी अगर तुम्हारे पापा ऐसा काम करें। वैसे तो अब वह जिंदा नहीं है, तो अच्छी बात है। रोहन के पापा ने बहुत ही डिस्गस्टिंग चेहरा बनाकर कहा। डैड, इनफ। रोहन गुस्से में खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी पीछे खिसक गई और जोरदार आवाज हुई। अब इसका मेरी वाइफ है, कोई मुजरिम नहीं जिसका आप बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। उसके माता पिता नहीं है। यही उसके लिए एक पेनफुल सब्जेक्ट है। आप उसे कुरेद क्यों रहे हैं? उसके पापा जो भी करते थे वह उन्हें लेकर बहुत प्राउड फील करती है। इसलिए आपको कोई हक नहीं है कि आप उसे नीचा दिखाएं। अधिराज भी अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखें रोहन पर टिकी थीं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बस इसलिए इंक्वायरी कर रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे घर में कौन आया है। रोहन,
तुम प्यार में अंधे हो सकते हो, मैं नहीं। जिस लड़की का कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, जो अचानक आसमान से टपकी और मिलेनियर रुआन रायजादा की पत्नी बन गई, मुझे उस पर शक करने का पूरा हक है। उन्होंने अविस्का की तरफ उंगली उठाई और वह उसे कुछ बोल पाते उससे पहले ही रुआन उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर तुम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास और भी तरीके हैं सच पता करने के। इतना कहकर अधिराज डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। अविष्का का शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी माँ उठी और अविष्का के पास आईं। रो मत बेटा, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तुम खाना खाओ। नहीं दादी माँ, मुझे भूख नहीं है, अविष्का ने रोते हुए कहा और वहां से भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। रुआन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां टेबल पर मारी और अविष्का के पीछे भागा। स्टडी रूम, रात का गहरा साया। अधिराज रायजादा अपने आलीशान स्टडी रूम में बैठे थे। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। वे अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर पीछे की ओर झुके हुए थे और छत को घूर रहे थे। उनके मन में बेचैनी थी। उन्हें अविष्का की आंखों में मासूमियत नहीं, बल्कि डर दिख रहा था, और अधिराज रायजादा को डर पहचानना बखूबी आता था। उन्होंने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। शर्मा, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। जी सर, दूसरी तरफ से आवाज आई। मुझे अब इसका मल्होत्रा की पूरी कुंडली चाहिए, और मुझे वो जानकारी नहीं चाहिए जो इंटरनेट पर है या जो उसने रोहान को बताई है। मुझे उसके जन्म से लेकर अब तक का हर एक सच चाहिए। उसके असली माता पिता कौन थे, वह कहाँ पैदा हुई, अब तक कहाँ रह रही थी, उसका असली मकसद, सब कुछ। हो जाएगा सर, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे वक्त की परवाह नहीं है, अधिराज ने बात काटी। मुझे सच चाहिए। मुझे महसूस हो रहा है कि यह लड़की रायजादा परिवार के लिए खतरा बन सकती है, खासकर रोहन के लिए। जाओ और पता लगाओ। अगर मेरा शक सही निकला तो इस लड़की को इस घर से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। फोन रखकर अधिराज ने दराज से एक पुरानी फाइल निकाली। उस पर धूल जमी थी। उन्होंने उसे खोला और ध्यान से उसमें कुछ ढूंढने लगे। रोहान का कमरा। अब इसका बालकनी में खड़ी रो रही थी। शहर की रोशनी उसे धुंधली दिखाई दे रही थी। रोहान पीछे से आया और उसने अविस्का को अपनी बाहों में भर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे रोने दिया। जब अविस्का थोड़ी शांत हुई तो रोहान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा। आई एम सॉरी, रोहान ने धीरे से कहा। मुझे पता था डैड रिएक्ट करेंगे, लेकिन इतना बुरा रिएक्ट करेंगे यह नहीं सोचा था। रोहान, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अविष्का ने सिसकते हुए कहा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच नहीं आना चाहती। वह सही कह रहे हैं, मेरा कोई स्टेटस नहीं है। मैं रोहान ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। शांत, दोबारा ये मत कहना। तुम मेरी वाइफ हो, ये तुम्हारा घर है। डैड को जो भी सोचना है सोचने दो। और जहाँ तक सवालों की बात है, मुझे तुम्हारे अतीत से, तुम्हारे माता पिता से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुमसे मतलब है अविष्का, जो तुम आज हो। अविष्का ने रोहान की आंखों में देखा। इतना विश्वास, इतना प्यार, और वह उससे कितना बड़ा सच छिपा रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसे बता देना चाहिए, लेकिन डर उसे रोक रहा था। रोहान, उसने कहा, प्रॉमिस करो चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। रोहान ने उसके माथे से अपना माथा टिकाया। प्रॉमिस, जब तक मेरी सांसें हैं मेरा साथ तुम्हारे साथ है। अगली सुबह रोहान का बेडरूम राजआदा मेंशन की बड़ी बड़ी खिड़कियों से छनकर सुबह की सुनहरी धूप सीधे किंग साइज बेड पर गिर रही थी। एसी की ठंडक के बीच रेशमी रजाई के अंदर दो धड़कने एक लय में धड़क रही थीं। अविष्का की नींद धीरे धीरे खुली। उसने करवट ली तो पाया कि उसका सिर तकिए पर नहीं, बल्कि रोहान की मजबूत सीने पर रखा हुआ था। रोहान का एक हाथ अविष्का की कमर पर था, जैसे नींद में भी उसे खोने का डर हो। अविष्का ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और रोहन को सोता हुआ देखा। नींद में उसका चेहरा कितना मासूम और शांत लग रहा था। वही अकड़ू रोहन, जो दुनिया के लिए पत्थर दिल था, इस वक्त किसी बच्चे जैसा लग रहा था। अविष्का के होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और रोहन की बिखरी हुई जुल्फों को उसके माथे से हटाया। गुड मॉर्निंग मिसेस रायजादा, एक भारी नींद से भरी लेकिन बेहद सेक्सी आवाज आई। अब इसका चौंक गई। तुम जागे हुए थे? रोहन ने अपनी आंखें खोले बिना ही
मुस्कुराते हुए अविस्का को अपनी बाहों के घेरे में और कस लिया। जब मेरी खूबसूरत बीवी सुबह सुबह मुझे इतनी शिद्दत से निहार रही हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ। अविस्का का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने उठने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, मुझे नीचे जाना है। आज ना मेरी पहली रसोई है। दादी माँ इंतजार कर रही होंगी। लेकिन रोहान ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने एक झटके से करवट बदली और अब अविस्का नीचे थी और रोहान उसके ऊपर, अपनी कोहनियों का सहारा लिए हुए। उसकी आंखों में सुबह की ताजगी और ढेर सारा प्यार था। रसोई इंतजार कर सकती है, हलवा इंतजार कर सकता है, लेकिन पति का क्या? रुहान ने अविस्का की नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए शरारत से पूछा। रुहान, कोई आ जाएगा, अविस्का ने फुसफुसाते हुए कहा। हालांकि उसकी खुद की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। दरवाजा लॉक है और मेरे रूम में कोई भी नहीं आता, रुहान ने उसके कान के पास झुककर कहा। उसकी गर्म सांसें अविस्का की गर्दन को गुदगुदा रही थी। और वैसे भी ये हमारा हनीमून पीरियड है, थोड़ा रोमांस तो बनता है ताकि डैड की कड़वी बातों का असर खत्म हो जाए। रुहान ने धीरे से अविस्का की नेक के उस तिल को चूमा जिसे वह हमेशा से पसंद करता था। अविस्का की आंखें बंद हो गईं। उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकली। रुहान, अविस्का ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी। रुहान ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अविस्का की आंखों में देखा। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ। आज एक नई शुरुआत है और मेरी शुरुआत तुमसे होती है। उसने झुककर अविस्का के होठों को बहुत ही सॉफ्टली अपने होठों की कैद में कर लिया। यह किस बिल्ड नहीं था, यह धीमा, पैशनेट और भरोसे से भरा था। धूप की किरणें उन दोनों पर पड़ रही थीं, जैसे कुदरत भी उनकी इस नई सुबह को आशीर्वाद दे रही हो। काफी देर बाद जब वे अलग हुए तो अविस्का का चेहरा टमाटर जैसा लाल था। उसने रुहान के सीने पर हल्का मुक्का मारा। अब जाओ, मुझे तैयार होने दो, वरना सच में देर हो जाएगी। रुहान हंसते हुए पीछे हटा। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, शाम को इसका पार्ट 2 होगा। अविस्का मुस्कुराते बाथरूम की तरफ भाग गई। कुछ देर बाद अविस्का ने आज एक बहुत ही प्यारी गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी साड़ी के पीछे की डोरी ब्लाउज नॉट ठीक से नहीं बंधी है। उसने कोशिश की लेकिन हाथ ठीक से नहीं पहुंच रहा था। तभी आईने में उसे रोहान का अक्स दिखा। वह अभी अभी साबर लेकर निकला था, गीले बालों और टॉवल में। वह बिना कुछ बोले अविस्का के पीछे आकर खड़ा हो गया। अविस्का की सांसें फिर से थम गईं। रोहान ने उसके हाथों से डोरी ली। उसकी उंगलियां अविस्का की नंगी पीठ को छू रही थीं, जिससे उसके बदन में सिरन दौड़ गई। रुहान ने बड़े ही इत्मीनान से डोरी बांधी। फिर उसने अविस्का के गीले बालों को एक तरफ किया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रख दी। आईने में दोनों की जोड़ी किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। बेस्ट ऑफ लक जान, रुहान ने आईने में देखते हुए कहा। तुम्हारे हाथ के खाने में जादू है। मुझे पता है डैड पिघल जाएंगे, और अगर नहीं भी पिघले तो मुझे तो डबल हिस्सा चाहिए। अविस्का ने आईने में ही उसे देखा और मुस्कुरा दी। थैंक यू रोहन, आई एम रियली लकी कि मुझे तुम मिले। उसकी बात पर रोहन तुरंत बोला, यू डोंट नो येट, तुमसे ज्यादा लकी मैं हूँ। उसकी बात सुनकर अविस्का को बहुत अच्छा लगा और आखिर वह खुलकर मुस्कुरा दी और आगे आकर उसने खुद से ही रोहन के गाल पर किस कर लिया। रोहन की आंखों में खुशी और सरप्राइज दोनों की चमक साफ नजर आने लगी, लेकिन उसने तुरंत ही अविस्का की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और गले से लगाते हुए बोला, ऐसे प्यारे प्यारे किस और सरप्राइज देती रहा करो। अविस्का के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वह इस वक्त उसकी बाहों में सबसे ज्यादा खुश और सेफ फील कर रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों एक साथ ही रेडी होकर नीचे आए थे और रोहन तो दादी के साथ बातें करने लगा और अविस्का थोड़ा सा awkward महसूस कर रही थी। लेकिन दादी ने बहुत ही प्यार और अपनेपन से उसे पहले रसोई की रस्म के बारे में सब कुछ समझाया। सब कुछ समझने के बाद अविस्का आखिरकार किचन में आ गई थी। रायजादा मेंशन का किचन किसी 5 स्टार होटल के किचन से कम नहीं था। अविस्का ने आते ही काम शुरू कर दिया। उसने फैसला किया कि वह मूंग दाल का हलवा और आलू की कचौड़ी बनाएगी। इलायची और घी की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। आहा, क्या खुशबू है। कुणाल किचन में दाखिल हुआ, अपनी नाक सिकोड़ते हुए, जैसे किसी कार्टून में खुशबू का पीछा किया जाता है। भाभी, सच बताओ,
आप हलवा बना रही हैं या जन्नत? अब इसका हंस पड़ी। अभी बनाने है कुणाल, थोड़ा सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हलवे का फल तो और भी टेस्टी होता है। कुणाल ने कढ़ाई से काजू चुराने की कोशिश की। अविष्का ने हल्के से उसके हाथ पर चम्मच मारा। रुको, पहले कान्हा जी को भोग लगेगा, फिर डैड और दादी को मिलेगा, उसके बाद तुम्हें। अरे यार, ये तो नाइंसाफी है। कुणाल मुंह बनाकर डाइनिंग टेबल पर जा बैठा। अविष्का उसकी ऐसी हरकत पर हंस दी। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, दादी माँ, रुहान और कुणाल। माहौल हल्का था, लेकिन जैसे ही मिस्टर अधिराज रायजादा सीढ़ियों से नीचे आए, सन्नाटा छा गया। वे अपनी जगह पर आकर बैठे। उनका चेहरा आज भी सख्त था। उन्होंने न्यूज़पेपर खोला और पढ़ने लगे। अब इसका धड़कते दिल के साथ किचन से बाहर आई। उसके हाथ में सर्विंग डिश थी। रुहान ने उसे देखा और आंखों से इशारा किया, सब ठीक होगा। अविष्का ने सबसे पहले दादी माँ को हलवा परोसा, फिर रुहान और कुणाल को। आखिर में वह अधिराज के पास पहुंची। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। डैड, हलवा, उसने धीरे से कहा। अधिराज ने अखबार से नजर हटाकर अविष्का को देखा, फिर हलवे को। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी प्लेट आगे सरका दी। अविष्का ने राहत की सांस ली और उन्हें हलवा परोसा। सबने खाना शुरू किया। ओ माय गॉड भाभी, कुणाल चिल्लाया, ये तो बर्ड वेस्ट है। भाई, आपकी लॉटरी लग गई है, दादी माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा। जीती रहो बेटा, बहुत सालों बाद ऐसा स्वाद चखा है। बिल्कुल मेरी माँ के हाथ जैसा स्वाद है। सबकी नजरें अब अधिराज पर थी। उन्होंने एक चम्मच हलवा मुंह में डाला। उन्होंने धीरे धीरे चबाया और एक चम्मच खाया। रुहान ने उम्मीद से पूछा, कैसा है डैड? अधिराज ने रुहान की तरफ देखा, फिर नैपकिन से मुंह पोंछा। चीनी थोड़ी ज्यादा है, उन्होंने सपाट आवाज में कहा, लेकिन खाया जा सकता है। इतना कहकर वह उठे और ऑफिस के लिए निकल गए। टेबल पर सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अरे, ये डैड की तरफ से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था, कुणाल ने हंसते हुए कहा, वरना अगर पसंद ना आए तो वह प्लेट छोड़ देते हैं। उन्होंने पूरा खत्म किया, इसका मतलब उन्हें बहुत पसंद आया। अब इसका की आंखों में चमक आ गई। एक छोटी ही सही, लेकिन जीत थी। रुहान ने ऑफिस जाते वक्त अविष्का के कान में कहा, देखा, कहा था ना मैंने, तुमने पहला चैलेंज पार कर लिया है। लव यू। अविष्का ने शर्माकर रुहान की तरफ देखा, क्योंकि वहां पर अभी भी दादी और कुणाल थे, लेकिन दोनों ही खाना खाने में बिजी थे। किसी ने भी लव बर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर वह दोनों ही खाते हुए मुस्कुरा रहे थे और जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रहे थे, जिससे कि वह दोनों awkward फील ना करें। दोपहर तक घर शांत हो चुका था। रोहन और उसके डैड ऑफिस चले गए थे। कुणाल आज ऑफिस नहीं गया था, उसे शायद दोस्तों के साथ बाहर जाना था, इसलिए। और दादी माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। अविष्का अपने कमरे की बालकनी में बैठी कॉफी पी रही थी। वह बहुत सुकून महसूस कर रही थी। सुबह का रोमांस और डैड का साइलेंट एक्सेप्टेंस सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। उसे लगा कि अब शायद उसकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन देखी, एक अनजाना नंबर था। हेलो, अविष्का ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। कोई फूट फूट कर रो रहा था। हेलो, कौन? अविष्का ने पूछा। अभी। अविष्का। एक टूटती हुई जानी पहचानी आवाज आई। अविष्का का हाथ रुक गया। यह आवाज अमाया की थी, उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड, जिसने उसे धोखा दिया था। अविष्का का चेहरा सख्त हो गया। अमाया, तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? हमारे बीच अब बात करने को कुछ नहीं बचा है। अविष्का फोन काटने ही वाली थी कि अमाया चिल्लाई, प्लीज फोन मत काटना अभी, प्लीज, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अविष्का के मन में गुस्सा था, लेकिन अमाया की हालत सुनकर वह रुक गई। क्या हुआ, विराट? अमाया ने रोते हुए कहा। विराट ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने उसने कहा कि अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। अभी मैं सड़क पर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं। अमाया चुप हो गई। उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। और क्या अमाया, साफ साफ बोलो, अभिष्का ने कड़ाई से पूछा। मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी। अमाया ने धमाका किया। मैं विराट के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, और उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। उसने कहा ये बच्चा उसका नहीं है। अभी प्लीज मेरी मदद करो, मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे माँ बाप ने भी मुझे ठुकरा दिया है। तुम तो मेरी दोस्त थी ना,
बस एक बार इंसानियत के नाते मेरी मदद कर दो। अब इसका सन रह गई। अमाया प्रेग्नेंट है और विराट ने उसे निकाल दिया। एक पल के लिए अब इसका को पुराना वक्त याद आया जब अमाया और विराट ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया था। उसने मन में कहा, इसे इसकी करनी का फल मिल रहा है। फोन काट दो। लेकिन फिर उसे अपनी नानी की सीख याद आई। दुश्मन भी अगर मुसीबत में हो और तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। और अब बात एक आने वाले बच्चे की थी। अब इसका कसमकस में थी। अगर वह अमाया की मदद करती है तो रुहान क्या कहेगा। रुहान अमाया और विराट से नफरत करता है। और अगर अमाया फिर से कोई चाल चल रही हो तो। तुम अभी कहाँ हो? अविष्का ने आखिरकार पूछा। मैं तुम्हारे पुराने फ्लैट के पास वाले पार्क में बैठी हूँ, अमाया ने रोते हुए कहा। वहीं रुको और कहीं मत जाना। अविष्का ने फोन काट दिया। वह बालकनी में टहलने लगी। क्या करें? रुहान को बताएं? लेकिन रुहान मीटिंग में होगा और अगर उसने मना कर दिया तो। अविष्का ने अपना पर्स उठाया। मैं पहले जाकर देखती हूँ। अगर वह सच में मुसीबत में है तो मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती। लेकिन अगर ये विराट की कोई चाल हुई तो। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और नीचे भागी। कहाँ जा रही हो बेटा? हॉल में दादी माँ ने पूछा। वो दादी माँ, मेरी एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, मैं बस उसे देख कर आती हूँ। अविष्का ने झूठ बोला और घर से निकल गई। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसे एक नई मुसीबत में डालने वाला है, क्योंकि पार्क में सिर्फ अमाया नहीं बल्कि कोई और भी उसका इंतजार कर रहा था, जो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सच को जानता था। दोपहर की तीखी धूप अब ढल चुकी थी और शाम अपने साथ काले बादलों का एक हुजूम लेकर आई थी। मुंबई का मौसम हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड था। अभी कुछ देर पहले जहां उमस थी, अब वहां ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो एक भारी बारिश का संकेत दे रही थीं। अब इसका अपनी कार में वापस बैठी, उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। पार्क में अमाया से हुई मुलाकात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। अमाया की हालत, उसका रोना और उसकी बेबसी। अविष्का ने उसे एक होटल में रुकने का इंतजाम करवा दिया था और कुछ पैसे भी दे दिए थे। लेकिन उसने साफ कर दिया था कि दोस्ती अब दोबारा मुमकिन नहीं है। उसने इंसानियत का फर्ज निभाया था, दोस्ती का नहीं। घर चलिए, अविष्का ने ड्राइवर से कहा। कार रायजादा मेंशन की तरफ बढ़ गई। अविष्का ने अपनी सीट पर सिर पीछे टिका दिया और आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, रुहान। अमाया और विराट के धोखे ने उसे प्यार पर भरोसा उठाना सिखाया था। लेकिन रुहान ने उसे सिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है। आज अमाया को उस हालत में देखकर उसे एहसास हुआ कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि उसे रुहान मिला। एक ऐसा इंसान जिसने उसकी हर खामी को अपनाया, जिसने उसे तब सहारा दिया जब वह टूट चुकी थी। अचानक अविष्का को रुहान को देखने की, उसे छूने की और उसके पास होने की तीव्र इच्छा हुई। उसे एक डर सताने लगा, कहीं ये खुशी भी छिन ना जाए। उसे रुहान की जरूरत थी अभी। इसी वक्त रायजादा मेंशन, शाम 7 बजे। जब अब इसका घर पहुंची तो बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वह कार से उतरकर पोर्च की तरफ भागी, लेकिन हवा के तेज झोंकों ने बारिश की बौछारों से उसे थोड़ा भिगो दिया था। वह सीधे अपने कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा खुला था। रुहान बालकनी में खड़ा था। उसने अभी अभी ऑफिस के कपड़े बदले थे और एक कैजुअल ग्रे टी शर्ट और लोअर में था। उसके हाथ में कॉफी का मग था और वह गिरती हुई बारिश को देख रहा था। अविष्का को देखते ही रोहन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही उसने अविष्का के चेहरे पर तनाव और उसकी नम आंखें देखी, उसकी मुस्कान चिंता में बदल गई। उसने कॉफी का मग साइड टेबल पर रखा और तेज कदमों से अविष्का के पास आया। अभी तुम कहाँ चली गई थी और तुम भीग गई हो? रोहन ने उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। क्या हुआ? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? अविष्का ने कुछ नहीं कहा। उसने बस रोहन को देखा। उसकी गहरी बुरी आंखें जो हमेशा उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। अविष्का का सब्र का बांध टूट गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रोहन को कसकर गले लगा लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।